ये कहानी एक ऐसे काल्पनिक राज्य की है जिस राज्य में लूटपाट लोगों के दिनचर्या का हिस्सा है, जहां हत्या और बलात्कार लोगों के लिए एक आम बात है, जहां महिलाओं और दलितों का शोषण होना कोई बड़ी बात नहीं है, जहां कायदा और कानून बस एक कागजी लफ्ज है। ये कहानी उस काल्पनिक राज्य की है जिसने भारत को सबसे ज्यादा महापुरुष दिए, पर विकास की राह में खुद पीछे रह गए। ये कहानी उस राज्य की भी है जिसने भारत के उद्योगों को गति देने के लिए सबसे ज्यादा श्रमिक मजदूर दिए, और उस राज्य में कभी उद्योग फल फूल नहीं पाया। ये कहानी उस राज्य की भी है जिसने भारत को एक कृषि प्रधान देश होने की पहचान दी, पर दुर्भाग्यपूर्ण भुखमरी से सबसे ज्यादा मौतें उसी राज्य ने दर्ज की। ये कहानी एक संपन्न प्रदेश के भ्रष्टाचार से कुपोषित बनने की कहानी है, पर आज इस राज्य का भाग्य बदलने वाला है, क्योंकि इस राज्य के इतिहास में पहली बार एक पार्टी को भारी बहुमत मिला है और हाई कमांड मुख्यमंत्री के तौर पर किसी ऐसे युग पुरुष की खोज में है जो इस राज्य को गुनाहों के दलदल से बाहर निकालकर कानून के राज्य को स्थापित कर सके। हेलो महाराज जी दिल्ली से फोन है, भाई तो लाइन पर है। हेलो। जय हिंद महाराज जी। जय हिंद महोदय। आपको सूचित करते हुए बड़ा आनंद आ रहा है कि आपको दल समर्थ से प्रदेश का अगला सीएम चुना गया है। सीएम बनने की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद महोदय। मैं अभय सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। प्रदेश के लिए आपके आगे की क्या प्लानिंग है? इस प्रदेश में आज तक जो गुंडारा चल रहा था उसे खत्म करना और कानून का राज स्थापित करना। सर, मुख्यमंत्री बनने के बाद एक खास वर्ग में खौफ और भय का माहौल है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्र विरोधी और अपराधियों को हमसे डरने की जरूरत है। मतलब हमारी सरकार इस प्रदेश के माफियाओं को, गुंडा तत्वों को और असामाजिक तत्वों को मिट्टी में मिला देगी। सर, प्रदेश की आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रदेश की 22 करोड़ जनता को हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार हम प्रजा के हित में ही कार्य करेंगे, वो भी बिना किसी भेदभाव के। जय महाराज जी, एक अंतिम सवाल सर, आपने संविधान की बात की है, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो भारत में तो रहते हैं परंतु भारत का संविधान मानते नहीं? भारत के संविधान के प्रति जिन लोगों की आस्था नहीं है उन लोगों को मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की कदर न 1 इंच इधर न 1 इंच उधर।
से तुमने अपना संपन्न जीवन त्याग के सन्यासी जीवन अपना लिया है। अब तुम्हारा एक परिवार नहीं, पूरा विश्व तुम्हारा परिवार है। आज से तुम्हारा काम केवल इच्छाओं की पूर्ति करना नहीं, बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए संघर्ष करना है और भिक्षा मांगकर अपने जीवन का निर्वाह करना है। जीते रहो, आयुष्मान भव। भिक्षा मिलेगी? 2 दिन से हम कुछ नहीं खाया है महाराज, आपको क्या दे? क्यों? सरकार अनाज नहीं देती? सरकार 20 किलो गेहूं 20 किलो चावल देती है, पर साहूकार हमें केवल 2 किलो गेहूं 3 किलो चावल देता है, बाकी सब बिचौलिए खा जाते हैं महाराज। कोई बात नहीं, वो दिन आएंगे जब आपके कनस्तर अनाज से भरे होंगे। हाँ महाराज, सच कह रहे हैं। माते प्रणाम। भिक्षा मिलेगी? लाद कैसे जल गया? चूल्हे में जल गया महाराज। ईश्वर, तो चूल्हा जलाते समय बिजली क्यों नहीं जलाई? बिजली क्या होता है महाराज? माँ, बिजली क्या होती है ये तो मैं नहीं समझा सकता, लेकिन चिंता मत करना, एक न एक दिन तेरी कुटिया में बिजली जरूर लाऊंगा मैं। जी महाराज। प्रणाम। प्रणाम। क्या हुआ भैया इन्हें? भाई बहुत लंबे समय से बीमार है। तो अस्पताल क्यों नहीं ले गए? महाराज, अस्पताल अमीरों के लिए होते हैं, हम गरीब लोग अस्पताल का खर्चा कैसे उठाएंगे? सरकारी अस्पताल में इलाज मुफ्त होता है भाई। सरकार ने अस्पताल की व्यवस्था तो की है, लेकिन डॉक्टर और दवाइयों का इंतजाम करना भूल गए। कलयुग है महाराज, जिसके पास पैसा है बस उसी को जीने का हक है। हम गरीबों को तो बस मौत का ही सहारा है। निराश मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। जय बाबा गोरखनाथ। गुरुजी प्रणाम। जीते रहो, उठा। अबे तुमने भोजन नहीं किया? हाँ गुरुजी, लोगों का संघर्ष और कष्ट देखकर भोजन करने की इच्छा ही नहीं होती। भूखा रहने से इसका समाधान नहीं होगा, इसका एक मात्र उपाय है। क्या और कैसे गुरुजी? राजनीति में आके। किंतु गुरुजी, राजनीति एक विषैला क्षेत्र है। अगर नाले की गंदगी साफ करनी है तो नाले में उतरना पड़ेगा। इसी तरह अगर समाज की गंदगी साफ करनी है तो राजनीति जैसे विषैले क्षेत्र में उतरना होगा, तभी जाके लोगों का कल्याण होगा। अपने लिए नहीं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। प्रणाम गुरुजी। गोरखपुर से अभय सिंह उर्फ महाराज जी भारी बहुमत से चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी सतपाल ठाकुर को 25,000 मतों से हराया। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मैं चुनाव जीत गया। आज से तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं होगी,
बल्कि और कठिन हो जाएगी। पथ पथ पे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब से तुम्हारे दोस्त कम हो जाएंगे और दुश्मन बढ़ जाएंगे। कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम अकेले रह गए हो, टूट गए हो। उस वक्त याद रखना कि तुम धर्म के लिए, सत्य के लिए, मानव कल्याण के लिए संघर्ष कर रहे हो। खुद का जीवन त्याग के औरों का जीवन सार्थक कर रहे हो। महाराज, गंगापुर में दंगा भड़क गया है। गंगापुर वाले आपसे मिलने आए हैं। दंगा कैसे भड़क गया? महाराज, 4-5 लोगों ने घर पर हमला कर दिया। हमारी आंखों के सामने ही हमारे जवान बिटिया का बलात्कार कर दिया। मेरे 19 साल के बेटे का सर दर्द अलग कर दिया। महाराज, मेरे पति को जिंदा जला दिया। महाराज, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? महाराज, हम तब तक अंतिम क्रियाक्रम नहीं करेंगे महाराज, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। तुम लोग यही ठहरो, मैं आया। जी महाराज। जय हिंद डीजीपी साहब, मैं अभय सिंह, यहाँ का सांसद। शहर में दंगा फैला हुआ है और दंगा इस सरेआम गरीब और मजबूर लोगों की हत्याएं कर रहे हैं और ये सब अनीस के कहने पे हो रहा है। अब कर क्या रहे हैं? समय लगता है, ऐसी स्थिति को कंट्रोल करने में समय लगता है। और सीएम साहब है ना, खुद नजर लगाए हुए हैं स्थिति पर। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मठ में जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। हेलो डीजीपी साहब। जय हिंद होम मिनिस्टर साहब। डीजीपी साहब, ये अमीश भाई बता रहे हैं कि आपने इनके कुछ बच्चों को दंगा भड़काने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। भाई ये गद्दार नेता है हमारी पार्टी के। जी सर। गंगापुर के सारे अल्पसंख्यक वोट इन्हीं के बदौलत मिलते हैं हमारी पार्टी को। जी। इनको नाराज करना समझो सरकार को नाराज करना है। देखिए सर, प्रोटोकॉल के तहत पुलिस दंगाइयों को गिरफ्तार कर रही होगी। गलती से उन्होंने अनीस भाई के लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया होगा। तेरी दोस्ती पे शक नहीं है हमें, पर तेरी करतूत कभी कभी उलझाती है हमें। तो मोहब्बत तो करता है हमसे ज्यादा, और तेरी मोहब्बत कभी कभी डराती है हमें। अरे सर, हम पे क्यों शक कर रहे हैं? हम तो आपके सेवक हैं सर। देखिए, अब बात हमारे संज्ञान में आ चुकी है। अब आप सिर्फ देखते जाइए, मैं कैसे उस अफसर की क्लास लेता हूँ। नहीं, आप कोई क्लास नहीं लेंगे। आप सीधे उन्हें भ्रष्टाचार के जुर्म में गिरफ्तार कीजिए। हमें हमारे सिस्टम में कोई भी पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं चाहिए जो हमारे लोगों के खिलाफ। ओके, जय। अरे आप अभी तक यही हैं? अरे जाओ भाई, अपने घर जाओ। हमने कहा ना, आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखा हमने और सुना भी कैसी कोशिश कर रहे हैं आप। भ्रम टूट गया हमारा। अरे तुम जैसे गद्दार के ऊपर भरोसा किया, वही गलती है जो चंद रुपये के लिए अब्दुल्ला के हाथों बिक चुका है। सुनिए, हम शास्त्र भी जानते हैं और शस्त्र चलाने वालों पर कैसे अंकुश लगाया जाता है, ये अच्छी तरह जानते हैं। अबे और सन्यासी, अपनी औकात में रहो।
तुम सिर्फ एक क्षेत्र के सांसद हो और हम पूरे राज्य के जीते। अगर अपनी औकात पर आ गए ना, 1 मिनट में तुम्हें अंदर करवा देंगे, एक पुलिस अफसर के साथ बदतमीजी करने के जुर्म में, समझ आए? बाहर निकालो उसको यहां से। याद रखना डीजीपी, समय बदलेगा, परिस्थिति बदलेगी और सत्ता भी बदलेगी। अब तक पता चलेगा ये सन्यासी और सन्यासधारी प्रेम जैसे अत्याचारियों के सर पे चढ़ के कैसे तांडव करता है। छोड़ो! चलो गंगापुर। जाके जल्दी गाँव वालों को बोल कि महाराज अकेले जा रहे हैं गंगापुर, सबको जमा करें साथ। आज से तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं होगी, बल्कि और कठिन हो जाएगी। बात-बात पे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। भाइयों, अपने महाराज अकेले गंगापुर निकले, चलो सब लोग। अपने महाराज अकेले गंगापुर निकले, चलो। कत्ल कर डालो सारे जवान लोगों को, तबाह कर दो सारे जवान लोगों को, एक भी जिंदा नहीं बचनी चाहिए। ध्यान रखना भाईजान, महाराज का काफिला हमारी ओर आ रहा है। क्या? हेलो डीजीपी, ये हम क्या सुन रहे हैं? वो महाराज गंगापुर आ रहा है, वो यहाँ पहुंचना नहीं चाहिए। अनीस भाई, आप समझ नहीं रहे हैं, उसके साथ पूरा काफिला है। सिचुएशन मेरे कंट्रोल के बाहर हो चुकी है, आप फौरन ये दंगा रुकवाइए, नहीं तो बहुत बड़ा नरसंहार हो जाएगा। फिर आप मेरे को मत बोलना, ओके? मुंह क्या देख रहे हो? जाओ दंगे रुकवा दो। भोसले जी जी जनाब। तो अपने आदमी को लेकर शाम तुम्हारा जैसे गंगापुर में दाखिल होगा ना, उसे बम से उड़ा दो। जी जनाब। वेलकम सर। धन्यवाद सर, मैं उमा शंकर मिश्रा, आपका सरकारी नियुक्त सचिव। जानता हूं सरकारें बदलती हैं, लेकिन आप जो क्यों ही रहते हैं। क्या करें सर, सरकारी नौकरी है। आपके बारे में अच्छा ही सुना है सर। कार्यकुशल हैं, ईमानदार भी हैं, बस थोड़े से चुस्त हो जाइए। जी सर, आइए सर। गुड मॉर्निंग पांडे जी। मैंने कहा गुड मॉर्निंग पांडे जी। अरे शुक्ला जी, गुड मॉर्निंग। बैठिए बैठिए, कैसे हैं आप? अरे सरकार, मैं तो ठीक हूं, लेकिन आप किस सोच में डूबे हुए हैं? शुक्ला जी, एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? प्रदेश के सारे ब्यूरोक्रेट्स यहां पर बैठे हैं, तो ये सरकार चला कौन रहा है? क्या मजाक कर रहे हैं पांडे जी? आपको ये कैसे गलतफहमी हो गई कि प्रदेश को ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं? तो फिर आप बताइए, कौन चला रहा है? प्रदेश तो वो चलाते हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही, आप ना एक नंबर के महापुरुष हैं। अरे मैं अल्लाह, भगवान, ईश्वर, गॉड की बात कर रहा हूं।
उन्हीं के गठबंधन से तो ये देश और प्रदेश चल रहा है यार। अरे कैसी बातें कर रहे हैं प्रहलाद जी? अरे जब उनके बंदों की आपस में नहीं जमती है तो उनकी आपस में कैसे जमेगी? जय हिंद। सर आपका इन सबसे परिचय करा दो। ये औपचारिकता बाद में, पहले मुद्दे पे आते हैं। बैठिए। देखिए, पूरा विश्व दौड़ रहा है और हम रेंग में हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। हमें भी दौड़ना होगा और स्पर्धा में अव्वल आना ही होगा। क्या नहीं है हमारे प्रदेश के पास? सब कुछ। प्रचंड मात्रा में युवा शक्ति है, बुद्धिमत्ता है। फिर भी विकसित भारत में हमारे प्रदेश को बीमार प्रदेश के रूप में देखा जाता है। हमारे ही प्रदेश का व्यक्ति विश्व पटल पर जाकर कामयाब हो रहा है और हमारे ही प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति क्यों कुछ नहीं कर पाता? कभी सोचा है? क्योंकि उसे उचित पोषक वातावरण की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि हमारे आसपास जितने भी नेता हैं वो सारे जात पात की राजनीति में व्यस्त हैं और अधिकारी काम चोरी से फंस गए और पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज से सरकार का हर कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर समय पर आएगा। 9 बजे मतलब 9 बजे। अनुशासन ही हमारा पहला नियम है। आज से हमारी ये सरकार सिटीजन चार्टर बिल लागू कर रही है। इसका मतलब है टर्न अराउंड टाइम को निर्धारित करना। कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी अपना काम समय पर ही करेगा। आप सरकार के सेवक नहीं हैं, जनता के सेवक हैं और जनता का जीवन सरल बने, यही हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। आज का दौर टेक्नोलॉजी का है। पुराने तौर तरीकों को छोड़कर आज के तौर तरीकों के साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा। लेकिन भ्रष्ट, बांसों और निठल्ले लोगों की मानसिकता वाले लोगों को मेरा ये कहना है कि आप बदल जाओ, नहीं तो आप बदल दिए जाओगे। जय हिंद। डीजीपी जी हमारे चेंबर में आइए। राइट सर। क्या है ये उमाशंकर? सर ये लग्जरी कार्स के कोटेशन है। देखिए बताइए आपके लिए कौन सी लग्जरी कार बुक करनी है? वो तो पूर्व मुख्यमंत्री की कार थी ना, क्या वो अपने घर ले गए? नहीं वो तो है सर, ये भी आप ही के लिए। उमाशंकर जी क्यों चाहिए हमें विदेशी कार? सर मुख्यमंत्री के कार्यकाल की शुरुआत में नई लग्जरी कार बुक करने की प्रथा चली आई है और हर मुख्यमंत्री ने अपने लिए लग्जरी कार बुक की है। इसलिए ये टैक्स पेयर के पैसों की चोरी कर रहे थे ये लोग, इसलिए प्रदेश की ये हालत बना के रखी है। नहीं चाहिए हमें विदेशी कार, हम उसी कार में सफर करेंगे। सर मेरा कमेंट सर। जय सर। आइए डीजीपी, पुलिस की ड्यूटी क्या है? हमने पूछा पुलिस की ड्यूटी क्या है? सर वो हमारी ड्यूटी हम बताते हैं। पुलिस की ड्यूटी होती है प्रदेश के नागरिकों के हक की सुरक्षा करना और असामाजिक तत्व और गुंडों पर नियंत्रण रखना। इसलिए पुलिस का ब्रीदवाक्य होता है सत्य रक्षणाय खल निग्रहणाय। पर तुमने क्या किया? उन गुंडों के पैसों से अपने घर की तिजोरी भरी और अपना समीर, अब्दुल्ला, अनीस और शादाब के घर में पेच डाला। पुलिस का कर्तव्य होता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो तुम जैसे पुलिस अफसर अगर प्रदेश में होंगे ना, तो कानून व्यवस्था जो है
वो गुंडों के हाथों की बेश्या बन के रह जाएगी। मैंने कहा था समय बदलेगा, परिस्थिति बदलेगी और सत्ता भी बदलेगी, और ये संन्यासधारी तुम जैसे असामाजिक तत्वों के सर पे खड़ा रह के तांडव करेगा। कहा था ना मैंने, अब तुम जैसे लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लास्ट टर्मिनेटेड, निकल जाओ यहां से। सर, एक मौका और दे दीजिए। निकलो यहां से, निकलो। Get out! जैन सर। ये शादाब और उसका छोटा भाई खुर्शीद है ना, कल तक बहुत बड़े माफिया थे, आज दोनों बड़े राजनेता बने घूमते हैं। 150 से ज्यादा मर्डर, सबरन वसूली और अपहरण के कई केस दर्ज हैं इन पर। अब देखो क्या शान है इनकी। ये देखिए अनीस भाई भी आ गए। जन्मदिन मुबारक। वाह क्या बात है, शुक्रिया शुक्रिया। और ये आए गंगापुर के गुंडे विधायक अनीस खान। अरे ये तो आम के पेड़ में बबूल है। हाँ सही कहा। हैप्पी बर्थडे अब्दुल्ला भाई, हैप्पी बर्थडे अब्दुल्ला भाई। आपकी सालगिरह और जश्न है? जनाब अब्दुल्ला भाईजान का जन्मदिन और जश्न ना हो? बिल्कुल होगा। मजा आ गया। आइए आइए डीजीपी साहब, बड़ी देर कर दी मेहरबान तेरा। अब्दुल्ला भाई पुलिस हमेशा लेट ही आती है। तो अरे भाईजान जश्न खत्म हो तो क्या हुआ है ना डीजीपी साहब, केक ही सही। अरे भाई साहब केक ले आओ। ये सब छोड़िए अलीफ भाई, आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। ऐसी क्या जरूरी बात हो गई भाई, बताइए। सीएम साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। बस इतनी सी बात। अरे डीजीपी साहब भाई, आप 7 पुश्तों का तो कमा चुके हैं इस नौकरी से, अब रिटायरमेंट की उम्र है, हमारे साथ आ जाइए, ऐश कीजिए। डीजीपी साहब आप राजनीति में आ जाइए, भाईजान आपको टिकट दिलवा देंगे और हम चुनाव जितवा देंगे। डीजीपी साहब, ये प्रदेश में सरकार कोई भी बना ले, इस प्रदेश के बाहुबली नेता तो हम तीनों ही हैं, और जब हम तीनों उनके साथ हैं तो फिर आपको फिक्र किस बात की? आप लोग तीनों इस बात को जितना हल्के में ले रहे हो ना, बात उतनी हल्की है नहीं। शुरुआत उसने मुझसे की है, लेकिन वो आप लोगों के गले तक भी पहुंचेगा। साहब की पुरानी फाइल्स खोलेगा,
किसी को नहीं छोड़ेंगे, देख लेना। अरे आप छोड़िए ना, हम देख लेंगे। फिलहाल आप केक एंजॉय कीजिए। नहीं भाई, केक तो आपको ही मुबारक हो, और हाँ, सालगिरह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ओके, खुदा हाफिज। बात तो ठीक कह रहे जी। क्या करे भाई का, उसे जान से मार दे क्या? शादाब, अब ना तो पहले जैसा माहौल है और ना ही अब हमारी सरकार है। आप जिसे खत्म करने की बात कर रहे हैं ना, वो कोई आम आदमी नहीं है, एक स्टेट का सीएम है। तो अब क्या करें अब्दुल्ला भाई? दोस्ती। जब दुश्मन का वक्त सही चल रहा हो तो उससे दोस्ती करने में ही समझदारी है। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार। महाराज जी, मैंने सुना कि आपने अपने कमरे से एसी और फर्नीचर हटवा दिए। अब ये विलासी चीजों की हमें क्या आवश्यकता है? चलिए चाय पीते हैं, आइए। चाय पिलाइए। जी सर। अस्सलाम वालेकुम महाराज जी। जय हिंद। आदाब। खुशी सर, ढेर सारी शुभकामनाएं मुख्यमंत्री। महाराज भाई, आप जैसा अच्छा इंसान इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हो गया है, हमें बहुत खुशी हुई। आश्चर्य की बात है, हम मुख्यमंत्री हुए और आपको खुशी हुई। महाराज, हम आपसे रंजिश मिटा के आपसे दोस्ती कर लें। हमसे दोस्ती करने की बात सपने में भी मत सोचिए। और अवसरवादी लोगों के साथ हम दोस्ती नहीं करते। नारायण जी, हम लोग चाहते हैं कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश को कामयाबी की ऊंचाई तक ले जाने में आपका सहयोग और साथ दें। जब प्रदेश में आप लोगों की पार्टी की सरकार थी, उस समय इस प्रदेश को कामयाबी की ऊंचाई पर क्यों नहीं लेकर गए आप लोग? एक बात सुन लीजिए, अब हमारी सरकार है, प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम बड़ी उम्मीद के साथ आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए थे, लेकिन अगर आपको नामंजूर है तो एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की कदर न 1 इंच इधर न 1 इंच उधर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अध्यक्ष जी। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला भाई। आज हम अपने साथियों के साथ महाराज जी के पास गए थे दोस्ती करने। उन्होंने तो हमें नसीहत दे डाली। अब आगे क्या करें? इंतजार, सही वक्त का इंतजार। आप सबको जीत की हार्दिक बधाई। धन्यवाद। रघुनाथ जी, जी सर। हमने वादा किया था किसानों को कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, इसलिए आप किसानों के कर्ज माफी की औपचारिक घोषणा कर दीजिए। हमें खेद है मुख्यमंत्री जी, पर यह करना असंभव है, क्योंकि प्रदेश में लगभग 46 लाख गरीब किसान हैं, जिनका लगभग 50,000 करोड़ रुपया बकाया है, और दुर्भाग्य से पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कोष में कोई फंड नहीं छोड़ा है। हम सन्यासी परंपरा से आ रहे हैं, और सन्यासी परंपरा में विरासत में संपत्ति नहीं दी जाती। विरासत में दिया जाता है कि समाज को साथ में लेकर शून्य में से विश्व कैसे निर्माण किया जाता है, और वो हमारी विरासत है, हम जानते हैं। आप औपचारिक घोषणा कर दीजिए किसानों के कर्ज माफी की। और बात रही फंड की, तो किसान बॉन्ड को लॉन्च कर दीजिए, फंड अपने आप जमा हो जाएगा।
जी ठीक है मुख्यमंत्री जी। सर एक बात करनी थी, हमारे प्रदेश में सिर्फ आम आदमी ही टैक्स भरते सर, राजनेता नहीं। पिछले 40 साल किसी भी मंत्री ने या विधायक ने टैक्स नहीं भरा सर। सच कहे तो हमारे प्रदेश में सारे पॉलिटिशियंस को टैक्स इम्यूनिटी मिली है। सारे भ्रष्ट पॉलिटिशियंस ने लूटा है इस प्रदेश को, इसलिए इतना समृद्ध राज्य होने के बावजूद भी यह प्रदेश बीमार हो गया। रघुनाथ जी सर, ये जिन जिन लोगों ने टैक्स नहीं भरा है वो सारे पॉलिटिशियंस को नोटिस भेजिए। जी सर। और सारा टैक्स ब्याज सहित वसूल कीजिए। ठीक है सर। ये जितने भी भूतपूर्व विधायक हैं उनकी पेंशन रोक दीजिए। जरा सोचिए, एक आम आदमी जीवन भर मेहनत करता है, जीवन भर काम करता है, लेकिन उसे पेंशन नहीं मिलती, और उसी आम आदमी के टैक्स के पैसों से एक विधायक जो 5 साल काम करता है उसे आजीवन पेंशन क्यों मिले? है ना, ये तो अन्याय है। देखिए, हम सबको इस बात को समझ लेना चाहिए, राजनीति सेवा का विषय है, ये संसाधन बटोरने का विषय बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद। सही कह रहे हैं। अरे शुक्ला जी, आप ही हमारे नेता हो, आप ही बात करिए सीएम साहब। अरे पांडे साहब, सरस्वती माता तो आपके जुबान पर विराजमान रहती है, और आपसे प्रमुख वक्ता है कोई इस पार्टी में नहीं है ना, तो आप ही बात करो सीएम साहब से। एक्सक्यूज मी, आप लोगों को सीएम साहब ने अंदर बुलाया है। लो जी, सीएम साहब ने तो याद कर लिया, अब जरा आप लोग भी अपने लीडर्स को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहिए। आइए मैडम। मैं कमिंग सर। आइए। गुड मॉर्निंग सर। जय हिंद। बोलिए। क्या है, पूर्व मुख्यमंत्री जी का आदेश था सर, वो वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, कैबिनेट मिनिस्टरों, रूलिंग पार्टी के अधिकारियों के लिए। क्या आदेश थे? यही सर कि 11 महीने टैक्स ऑफ और 1 महीने वेज ऑफ। मतलब कि प्रदेश के जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स है वो और रूलिंग पार्टी के विधायक विदेश में जाए, अच्छी चीजें सीखे और प्रदेश में इम्प्लीमेंट करें। 11 महीने प्रदेश में ड्यूटी और 1 महीना विदेश में ड्यूटी। टूर का ट्रेनिंग प्रोग्राम सर। तो उस कार्यक्रम से आप क्या सीखे? हम सर पिछले साल कराना गए थे सर, वहां पर ब्यूटीफुल गार्डन दिखे सर, और वैसा ही हूबहू गार्डन सर हमने अपने प्रदेश में बनवाया है। विकास गार्डन सर। अच्छा, विकास गार्डन। तो ये विकास गार्डन कनाडा की खोज है। आपकी मेहनत का नतीजा है विकास गार्डन। अब सर प्रदेश की तरक्की के लिए सर इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, क्यों शुक्ला जी? बिल्कुल पांडे जी। सर बहुत पसीना बहाया हमने कनाडा में। इन गधों को नहीं मालूम भी कनाडा ठंडी जगह है, वहां पसीना कौन बहाता है? अरे चलो निकलो, नहीं तो हमें भी भरवा देंगे। चलो चलो। थैंक यू सर। सर इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 21 करोड़ है सर। इसमें सरकार के सारे विधायक, मंत्रीगण, टॉप क्लास ब्यूरोक्रेट्स और सभी के परिवारों का खर्चा शामिल है सर। ये तो सर इसमें इंटरनेशनल फ्लाइट का टिकट और वो 5 स्टार होटल में रहने का स्टे और वो बेहतरीन भोजन का खर्चा भी ऐड किया गया है सर। मगर सर आपने तो केवल 21,000 रुपए मंजूर किए हैं। इसमें तो सिर्फ हम सर केवल गाँव ही घूम पाएंगे सर, वो भी सरकारी बसों में सर। क्या है, देखो पिछली सरकार का जो प्लान है वो हमने तय किया है कि जारी ही रखेंगे, लेकिन जो डेस्टिनेशन है वो विदेश की जगह
प्रदेश रखेंगे। हाँ, देखिए, आपके पास 1 मास का अवधि है। 1 मास तक आप प्रदेश के सारे जिले, गांव, कस्बे और मोहल्ले तक जाएंगे और आम आदमी किस प्रकार का जीवन जी रहा है उसका सारा वृत्तांत और सारा रिपोर्ट मेरे सामने पेश कीजिए। तो आपका समय शुरू होता है अब। मिलते हैं 1 महीने के बाद। चलिए, सुनिए, अगर आप इस टूर में अपने परिवार को भी ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। 4-5 हजार रुपये का बजट मैं बढ़ा दूंगा। नहीं सर, क्या जरूरत है सर? बेकार में सरकारी कोर्स में जो है ना वो हो जाएगा सर। और वैसे भी ऑफिशियल टूर पर फैमिली का क्या काम सर, बजट बढ़ जाएगा सर। शायद 1 महीने में चर्बी उतर जाएगी दोनों की। कनाडा, विकास गार्डन। उमाशंकर जी, जी आप ले लीजिए। जी सर। उमाशंकर जी, जी जरा समाचार लगाइए तो। जी। प्रदेश की खास खबरें। डीजीपी अजित सिंह को भ्रष्टाचार और दंगों में लिप्त होने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया है और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। इस खबर से पुलिस महकमे और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मची है। आज से एडीजी सूर्यवंशी चौहान प्रदेश के नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। बहुचर्चित बलात्कार की घटना और रिश्वत के सिलसिले में निलंबित सुजाता मेनन आज पूरी तरह से बाइज्जत बरी हो गई है। उन पर लगाए गए सारे सबूत बेबुनियाद साबित हुए हैं। ये सुजाता मेनन के साथ क्या हुआ था? गंदी राजनीति का शिकार हो गई थी। वो बहुत बहादुर, जाबाज, निडर, अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध ऑफिसर थी सर। जरा विस्तार से बताइए। सर, ये 3 साल पहले की बात है। विधायक शादाब के बेटे सलमान ने रजिया नाम की लड़की का बलात्कार किया था। उस वक्त ये सुजाता मैडम ने ही उसे गिरफ्तार करके लॉकअप में डाला था। अपने बेटे को कानूनी शिकंजे में फंसता हुआ देखकर शादाब ने अपने भाई खुर्शीद के साथ मिलकर डीजीपी पर प्रेशर डाला था। हमारा डीजीपी साहब, क्या हो गया शादाब भाई? उस इंस्पेक्टर सुजाता मेनन ने हमारे बेटे को लॉकअप में डाल दिया। डोंट वरी भाई, देखिए मैं क्या करता हूँ। देख लेते हैं क्या होता है। तुरंत वो सलमान जेल के बाहर आना चाहिए और वो इंस्पेक्टर सुजाता जेल के अंदर। अरे शादाब भाई, आप तो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। आप देखते तो जाइए कि मैं क्या करता हूँ। से मुझे जेल में डालते, बहुत बड़ी गलती की है। सुजाता मेनन नाम है मेरा। जुर्म को मिटाना काम है मेरा। गुंडों में नाम बदनाम है मेरा। सत्य में बजाइते ईमान है मेरा। जुर्म कबूल कर ले, मेरे हाथों पिटने से बच जाएगा, वरना तेरा ऐसा हश्र करूंगी कि तुझे अपने जवान होने पर भी अफसोस होगा। तू शायद जानती नहीं है, जिस हाथ से तूने ये कॉलर पकड़ा है ना, इसी हाथ से तुझे सैल्यूट नहीं करवाया तो मेरा नाम सलमान नहीं। वो कहावत है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। भतीजी
देखिए ये तो मर जाएगा। तुम मर जाए। मैडम डीजीपी साहब का फोन आया, वहां से फोन पे बात करना चाहते हैं। जहन सर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ सुजाता? तुमने शादाब भाई के बेटे को ही अरेस्ट कर लिया। उसे छोड़ो फौरन। सॉरी सर, ये नहीं हो सकता। ये रेप का मामला है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। What do you mean? इंस्पेक्टर सुजाता मेनन, दिस इज माय ऑर्डर। सर, in that case, I refuse to accept your order. ओफो, सुजाता तुम ये क्यों भूल रही हो कि वो एक मंत्री का बेटा है और अभी उन्हीं की सरकार है। सर, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि वो एक रेपिस्ट है और विक्टिम ने उसके खिलाफ रिटन में कंप्लेन की है। हे भगवान, ठीक है तो फिर तुम नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। Be aware of the consequences. Understand? इंस्पेक्टर साहिबा, हमारी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। सलमान निर्दोष है, हम अपना केस वापस लेते। रसिया, ये क्या कह रहे हैं? उससे क्या? देती हमें माफ कीजिए और हम भी केस वापस लेते। रसिया, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? एक्सक्यूज मी मैडम, वी आर फ्रॉम विजिलेंस डिपार्टमेंट। यस, हमें आपके खिलाफ कंप्लेंट मिली है। मेरे खिलाफ? जी, आपने रिश्वत के लिए किसी बेगुनाह सलमान को गिरफ्तार किया है। रिश्वत? What nonsense! Excuse me? ये ड्रेस आपका है? जी। ये क्या है इसमें? How is that possible? That ये ड्रॉर मेरा है, लेकिन ये नोट मेरे नहीं है। जैक, यस सर। जो हमें लिस्ट में नंबर दिए नोटों के, टैली कीजिए क्या है वही है। सर, सारे सीरियल नंबर मैच हो रहे हैं। ये नोट मेरे नहीं है। तो किसके है ये? ये काम करते हैं, आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा कि किसने नोट आया अंदर। मैडम वो कुछ दिनों से सीसीटीवी कैमरा जो है वो खराब है। क्या बकवास कर रहे हो? कल तक सब ठीक था, आज सडनली कैमरा खराब है। मैडम मैंने कहा था कि कुछ दिनों से सीसीटीवी कैमरा जो है कुछ दिनों से खराब है। आप नीचे कीजिए। सर, ये झूठ बोल रहा है। दिस इज अ फुल-फ्लेज्ड कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मी। देखिए मैडम, अब ये सब करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको जो कुछ भी कहना है, जो समझ लीजिए, कोर्ट में कहिएगा। सुजाता मैडम, यू आर अंडर अरेस्ट। और इस तरह डीजीपी और शादाब ने मिलकर सुजाता मेनन के खिलाफ चक्रव्यूह रचा और ये बेचारी चक्रव्यूह में फंसती चली गई। अब वो सलमान आजाद हो गया। फिर क्या सर, कुदरत ने अपना रंग दिखा दिया। हवलदार नंदू अपनी बेटी को मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने के लिए शादाब के पास मदद के लिए पहुंच गया। इसके लिए सलमान से मिलो। खालिद जी, इन्हें सलमान से मिला। जी भाईजान। 2-4 और छोड़ के बस सलमान भाई हो जाएगा। खुर्शीद भाई ने आपसे मिलाने को कहा था। अच्छा, 1 मिनट तेरे को कॉल करता हूँ। अरे नंदू अंकल, आज आप बेटा बताइए कैसे आना हुआ? बस ये मेरी बेटी इंट्रोड्यूस करो। क्या नाम? मेरा नाम मेघना है। बहुत प्यारा नाम है। थैंक यू। आपके मेडिकल कॉलेज में इसका एडमिशन करवाना है। शादाब साहब ने बोला इसलिए इसे ध्यान दिया है। बस इतनी सी बात। नंदू अंकल, आपके बहुत एहसान है। आपका काम हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? चाहिए कॉलेज की फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए, इनका एडमिशन कराइए, हम प्रिंसिपल को इत्तला कर देंगे। धन्यवाद सलमान साहब। चलो एडमिशन हो गई। नमस्ते। अरे बेटा की माँ, भाई जल्दी करो वरना बैंक बंद हो जाएगा। चलिए। तुम
तुम्हें वहां छोड़ के ना मुझे वापस शूटिंग पे जाना है। अच्छा। बहुत डे बड़े आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, सनम लग रही हो। डे बड़े तो मैं ये कह रहा था कि अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। सलमान बेटे, तुमने तो मेरी जान ही निकाली। तो भाई यहाँ कैसे? यहीं से गुजर रहा था, सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। क्या बात है, तुम चलो इंतजार करो, मैं भी आता हूँ। अरे अच्छा किया तुम आ गए। अरे बेटा बेटा, बेटू तो कौन है? आओ आओ, अच्छा 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 अच्छा, आओ आओ भाई, आओ बैठो, बैठो। इसे अपना ही घर समझो। जी पापा। अरे सर आप? आओ आओ बैठो बैठो, आओ बच्चे बैठो। गुड मॉर्निंग। बेटा बेटा, सलमान को बढ़िया सी चाय बना कर देना, अदरक वाली, मेरी फेवरेट है। अरे भाई आ रहा हूँ भाई, क्यों चिल्ला रही हो? सर आप बैठिए, मैं आपके लिए भी चाय लेके आती हूँ। तो किसकी बचाती हो? तुम्हारी या मेरी? सुनिए, बैंक का पासबुक तुम्हें घर में ही भूल आई। क्या पासबुक भूल गए घर पे? हाँ। अरे तुम भी यार, अब चलो वापस, बैंक बंद हो जाएगा, देख। छोड़ना ही होता तो पकड़ता क्यों? उतरो। पूरी की पूरी तुम सब नहीं जानते, तेरे बेटे को भी देख लूंगा। पापा। सर वो कहते हैं ना कि सत्य परेशान तो हो सकता है पर परास्त नहीं। देखिए, हवलदार नंदू के बयान पर कोर्ट ने सुजाता मेनन को बाइज्जत बरी किया है। ये सुजाता मेनन को बुलाइए आप। सर। हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जो कुछ हुआ है उसे भुला देते हैं और अपनी जिंदगी जो है एक नए तरीके से उसकी शुरुआत करते हैं। जस्ट मुझे थोड़ा टाइम दो। ओके ओके, अच्छा चलो, अपनी आंखें बंद करो। क्यों? तुम सवाल बहुत पूछती हो, आंखें बंद करो ना प्लीज। बाबा आंखें ऐसे ऐसे, और देखना नहीं है, नो चीटिंग। ओके, बिल्कुल देखना नहीं है, नो चीटिंग। नो चीटिंग। आंखें खोलो। सुजाता, will you marry me again? Oh, let that.
चीयर्स। हेलो। यस। सुजाता जी? हाँ जी। योर फोन? हेलो। गुड इवनिंग सुजाता मेनन जी, मैं उमा शंकर बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी का सचिव। हाँ, मैं आपको जानती हूँ। कैसे याद किया? जी, सीएम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। सीएम साहब मुझसे? जी। किस बारे में? ये तो सीएम साहब से मिलने के बाद ही पता चलेगा। ओके, कब मिलना है? मीटिंग इज शेड्यूल्ड फॉर टुमारो 10 AM। ठीक है, आ भी देयर। थैंक यू। किसका फोन था? सीएम साहब के ऑफिस से फोन था। उन्हें मुझसे मिलना है कल 10 बजे। ओह, अच्छा अच्छा। लिसन, मैं आज बहुत थक गई हूँ और कल जल्दी सुबह उठना भी है। I'm so sorry. I promise I'll make up for it. Okay? Good night. तो यहाँ इनिशियल कर दीजिए। मैं कानून साहब? यस। नमस्ते सर। नमस्कार। सुजाता मैडम। बैठिए। थैंक यू सर। सुजाता जी, पिछली सरकार में आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत खेद है। इट्स ओके सर, अब मैं उस सब के बारे में नहीं सोचती। एनीवे, आपने मुझे बुलाया, कोई जरूरी काम था? जी हाँ, हम सोच रहे हैं कि आप फिर से पुलिस फोर्स ज्वाइन कीजिए। I'm sorry sir, पर अभी पॉसिबल नहीं है। But thank you so much for considering me again. Actually, मेरे हस्बैंड ने यूएस में ट्रांसफर ले लिया है और अगले 10 दिन में हम वहां शिफ्ट हो जाएंगे। आई होप आप मेरी पर्सनल सिचुएशन समझ सकते हैं। ऑफिसर, हमने तो सुना था कि आप एक जाबाज, कर्तव्यदक्ष, लीडर और ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं, और ये भी सुना था कि क्रिमिनल्स के प्रति आप अत्यंत कठोर निर्णय लेती हैं, लेकिन ये नहीं सुना था कि आप स्वार्थी भी हैं। स्वार्थी नहीं हूं सर, सिर्फ सिस्टम से भरोसा उठ गया है। ऑफिसर, अन्याय तो हम पर भी हुआ है। जानलेवा हमला हुआ था मुझ पर, झूठे आरोप भी लगाए गए थे मुझ पर, फिर भी मैं परिस्थितियों से भागा नहीं, डटकर चुनौतियों का सामना करता रहा और अपने लक्ष्य पर अड़िग रहा। मैंने प्रतिज्ञा ली है इस प्रदेश की बहन बेटियों के लिए कि मैं इस प्रदेश को भयमुक्त प्रदेश बना दूंगा। एक ऐसा प्रदेश बनाना चाहता हूं जहां मेरी बहन बेटियों की कोई छेड़छाड़ न करे और अत्याचार और दुराचार करने की तो कोई हिम्मत भी न करे। और ऑफिसर, मेरे इस प्रयास को आपकी सहायता की आवश्यकता है। सॉरी, मैं तो भूल ही गया, आपको इस प्रदेश की बहन बेटियों से ज्यादा आपकी पर्सनल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है। कोई बात नहीं, आप जाइए अमेरिका। क्षमा करना, मैंने आपका समय बर्बाद किया। आई एम सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था। आप याद कीजिए आपका लक्ष्य क्या था, और जब आप पुलिस ऑफिसर बनी थी तब आपने क्या प्रण लिया था, क्या प्रतिज्ञा दी थी, याद कीजिए।
प्रदेश को आपकी आवश्यकता है। डिपार्टमेंट में मेरा नाम खराब है सर। सेक्सुअल ऑफेंस के केसेस में मैं सेंसिटिव हो जाती हूँ और फिर भी चीजें ऑफिशियली नहीं, पर्सनली देखती हूँ। छेड़खानी करने वाला, गली का गुंडा, मवाली सब मेरे दुश्मन है और उन्हें देख के मेरा खून खौलता है। ये कोर्ट कचहरी, लॉ एंड ऑर्डर सब मुझे फिजूल लगता है। इनकी प्रोसीजर्स मुझे फर्जी लगती है। यहाँ विक्टिम को साबित करना पड़ता है कि आरोपी ने उन पर क्राइम किया है, बट इट शुड बी द अदर वे। होना तो ये चाहिए कि आरोपी साबित करे कि वो मासूम। और वैसे भी जिस लड़की के साथ रेप हुआ है उसकी सजा रेपिस्ट को तुरंत और दर्दनाक मिलनी चाहिए। तब जाके होगा विक्टिम के साथ न्याय, तभी जाके होगा असल मान्य में इंसान। पर नहीं, हमें न्याय नहीं, सिर्फ कानून खेलने में ज्यादा दिलचस्पी है। सबूत, गवाह, तारीख, इन सब चीजों में उलझ के रह जाती है विक्टिम की सारी जिंदगी। वक्त के साथ उम्र बढ़ जाती है और उम्र के साथ मायूसी। अगर आप रेप को लेकर और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सच में सीरियस है ना सर, तो फिर बनाइए कोई ऐसा कठोर कानून जहां एक हफ्ते में न्याय मिले और अगले हफ्ते में सजा। तभी जाके हम अपने देश से रेप को खत्म कर सकेंगे, वरना तो सिर्फ कागजी कार्रवाई होती रहेगी रेप के बाद। I'm sorry sir, मैंने कहा था आगे कनाडा में। इतिहास गवाह है, दुनिया में बदलाव पागल लोग ही लेकर आए और समझदार लोग उस बदलाव का हिस्सा बन गए। और थोड़ा सा पागल मैं भी हूं। सुजाता जी, हम चाहते हैं कि आप प्रदेश की महिला विंग की हेड बने और प्रदेश की बहन बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लें। मेरे काम करने का तरीका अलग है सर। मैं पहले एक्शन लेती हूँ, फिर इन्वेस्टिगेशन करती हूँ। जानता हूँ, न्याय के अखाड़े में कानून के हाथ बांधकर जो उनके साथ उसे लड़ाया जाए तो कानून की हार निश्चित है। यदि कानून को विजयी बनाना है तो कानून के कागजी बंधन को तोड़कर कानून के रक्षकों को बहुत बड़ा पावर देना होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको टोटल फ्री हैंड दूंगा। मुझ पर भरोसा करने के लिए थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद। सुनिए सुजाता जी, सलमान अभी भी आजाद है। यस सर। जय हिंद। रजिया, दीदी आप? सलमान की फाइल मैंने फिर से खोल दी। पर दीदी, रजिया मैं जानती हूँ तुम्हें पिछली बार धमकाया गया था, पर अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिस्टम और प्रशासन दोनों तुम्हारे साथ है। मैं चाहती हूँ तुम मुझे फिर से सब कुछ साफ साफ बताओ। I'm sorry, मैं तुम्हें वो सब फिर से याद करने में मजबूर कर रही हूँ, पर ये केस के लिए जरूरी है। दीदी, आपके गिरफ्तार होने के बाद सलमान फिर से आया था। अरे बेटा, कहाँ फिर से चले आ रहे हो? बहुत दूर गई थी। अब क्या हुआ? सलाखों के पीछे पहुंचा दिया मैंने। अब दिखाऊंगा तुझे रेप क्या होता है, तब समझेगी तू। क्यों पकड़ा रही हो? लो सलमान भाई, पकड़ो। छोड़ो मत, छोड़ो मत।
लड़की की इज्जत की है, उसके लिए सुजाता किसी भी हद तक जा सकती है। जहां बैठे हो बैठ जाओ। शांत हो जाओ, आ जाओ, पीछे जाओ। अरे ये क्या हो रहा है? छोड़ दे सुजाता, अपने छोड़। अबू मुझे बचा, अबू मुझे बचा, अबू मुझे बचा। जी भाई, भाई कमांडर को फोन लगा। हाँ बोलो साहब। वो इंस्पेक्टर फिर से मेरे बेटे को पुलिस स्टेशन लेके गई है, अरेस्ट करके। अपने बेटे का मुंह छोड़ो और शांत रहो। अभी आप कुछ नहीं कर सकते। सीधे सीधे अपना जुर्म कबूल कर ले। देखो तू हमें ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकती। हमें भी कायदे कानून आता है। तुम्हें हमें अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट चाहिए। जी मैम, कन्फेशन साइन करवा सके। जैन सर, ये रजिया जिस नमस्ते सर, सलमान और उसके साथियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब उनके साथ क्या करना था? जैन सर, सलमान और उसके दोस्तों के साथ जो हुआ उसे पूरे प्रदेश में खलबली मच गई है। क्या आपको लगता है हमारा प्रदेश अराजकता की ओर बढ़ रहा है? आपको क्या लगता है इस घटना के बाद प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ेंगी या कम हो जाएंगी? ऑफ कोर्स सर, कम हो जाएंगी। तो प्रदेश अराजकता की ओर बढ़ रहा है या राम राज्य की ओर? देखिए, जांच हो रही है, रिपोर्ट्स आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। अरे चुप रहो रे।
भाई साहब, ये बस्ती गांव कब तक आएगा? बस भैया 5 मिनट और बस। यार 5 मिनट। अरे ड्राइवर, कृपा करके गाड़ी धीमी चलाइए। आप जिस रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं, अगर किसी इंसान को पथरी हुई तो बिना ऑपरेशन के बाहर आ जाएगी। अरे कंडक्टर वाले भाई साहब, हाँ बताओ ना गाँव कब तक आएगा? अभी आ जाएगा, बस आ ही गया, बस 5 मिनट बचा। अरे गाड़ी में लोगों को ठूस रखा है। अरे इतनी तादाद में तो कोई भेड़ बकरियों का ट्रांसपोर्ट भी नहीं करता। ओ भैया, ये गांव है और ये गांव में कच्ची सड़क, टूटी गाड़ी और बैठने के लिए अगर थोड़ी सी जगह मिल जाए ना तो ये समझिएगा कि थोड़ी तकदीर बहुत अच्छी है। तकदीर का घंटा बज चुका है। ये कंडक्टर भाई साहब, बताइए ना कितनी देर में आएगा गाँव? अरे आ गया ना, बस 5 मिनट और। 5 मिनट और रखिए। ये 5 मिनट के चक्कर में सारा रात अब उसको बन जाएगा। तेरा 5 मिनट और रहा ना तो लीकेज कर दूंगा बस के अंदर। भैया गाड़ी रोको, भैया गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोक ले भाई। किले पकड़ो, यही बस रोक। अरे बस रोक, अब निकल रही है। अरे रोको यार। शुक्ला, तुम्हारी प्यार तुम्हें यमराज से मिलवा देगी। अबे यार, पांडे की खबर लेता हूँ, ये क्या कर रहा है? बोल शुक्ला। और पांडे क्या कर रहा है तू यार? मत त्याग। अबे मां त्याग करने की क्या जरूरत है? मुझे दे दे। टट्टी कर रहा हूँ बे। तू सुना, तू क्या कर रहा है? श्रम त्याग क्या? पद यात्रा, पैदल जा रहा हूँ गाँव की तरफ। अरे तू पैदल क्यों चल रहा है बे? अरे पांडे क्या बताऊं तुझे, मेरी जान सिवाय जुगाड़ गाड़ी के गांव जाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए यहाँ इन लोगों की दमनगिरी चलती है और सारे लोगों को गाड़ी में ऐसे ठूसते हैं मानो जानवर है सब, और सोने पे सुहागा। हमारी सरकारी सड़क जो इंसान के पुर्जे फेफड़े तक हिला देती। यार दुनिया कहां से कहां तक पहुंच गई और हम एक ढंग की सड़क तक नहीं दे पाए। सोच मेरे दोस्त, हम ब्यूरोक्रेट्स कितने भ्रष्टाचारी हो गए यार। तू सही कह रहा है शुक्ले, आजादी को मिलते वर्ष हो चुके हैं, फिर भी हम बेसिक सैनिटेशन के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ यार, मैं पिछले 15 किलोमीटर से बाथरूम ढूंढ रहा हूँ, मुझे बाथरूम ही नहीं मिल रहा। कंट्रोल नहीं हुआ तो मैं खेतों में घुस गया। लेकिन तुम उन महिलाओं के बारे में सोच यार, वो बेचारी महिलाएं खुले में कहां शौच जाती होगी। बेचारियों को कितना दबाना होता होगा यार। है ना? ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। क्या पांडे, अब तक हम ब्यूरोक्रेट्स अपने और अपनों के बारे में सोचते रहे। अब हमें अपने देश के बारे में सोचना है यार। कुछ करना है यार, बहुत हो गया। चल रखता हूँ फोन, जल्दी मिलते हैं। पानी कहाँ मिलेगा यार ये? उमा शंकर जी, सर डीएम साहब को फोन करके इनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए जी, और आज के आज हो जाएगा सर, आपका काम हो जाएगा। क्या हो रहा है? सर देखिए ना, ये लोग हमें आपसे मिलने नहीं दे रहे। आपसे बहुत जरूरी काम है, ये लोग मिलने नहीं दे रहे। अरे औरतें जबरदस्ती कर रही है। आप लोग देख नहीं सकते, वो बहन गर्भवती है, आने दीजिए उसे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। क्या समस्या है आपकी? भाईजान, मेरा नाम सना शेख है और मैं इस मुल्क के कानून की एक पीड़िता हूँ। इस मुल्क का कानून केवल हिंदू बेटियों के हक की रक्षा करता है, उनकी हिफाजत करता है, मगर हम मुसलमान बेटियों के हक की नहीं।
आपकी समस्या क्या है? जनाब 2 साल पहले मेरा निकाह हुआ था। मेरे शौहर का नाम शाहिद शेख है। एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार था मेरा। बहुत खुश थी मैं उसमें, लेकिन फिर एक दिन आओ तबस्सुम। शाहिद, शाहिद, ये सब क्या हो रहा है? हाँ? और कौन है ये औरत? ये मेरी बीवी है तबस्सुम। लेकिन क्यों? ऐसे क्या गलती हो गई मुझसे जो आपने दूसरी शादी कर दी? दादा मैंने कोई नाजायज काम नहीं किया है। मैंने तबस्सुम को देखा और मुझे इनसे मोहब्बत हो गई। शायद निकाह किया मैंने इनसे। मैं कब तुम्हें अपने से अलग कर रहा हूँ? मैं सिर्फ तुम्हें इतना समझा रहा हूँ कि जितना हक तुम्हारा मुझ पर है, आज के बाद तबस्सुम का भी उतना ही हक होगा मुझ पर। अच्छा, तो क्या लगे मैं भी इस घर में गैर मर्द को ले आऊं और आपसे कहूँ शाहिद आज से इनका भी मुझ में उतना ही लगे जितना आज तक आपका था। तो क्या चलेगा आपको? कबूल कर पाएंगे आप? बेगैरत औरत, मेरा दीन और मेरे मुल्क का कानून मुझे इजाजत देता है कि मैं 4 शादियां करूं, और ये इजाजत तुम औरतों को नहीं है। अगर रहना है तो घर में रहो, वरना दफा हो जाओ। चलो तबस्सुम। जनाब बचपन में स्कूल में टीचर ने पढ़ाया था, बताया था कि हमारे मुल्क में हर नागरिक को बराबरी का अधिकार है। तो मैं क्यों जनाब, क्यों केवल हिंदू लड़की के शौहर को कानूनी तौर पर सिर्फ एक निकाह करने का अधिकार है और हम मुसलमान लड़कियों को नहीं? आप ही बताइए ना, हम मासूमों की क्या करना है इसमें? क्या हम यहाँ इस मुल्क की बेटी नहीं है? क्या आप हमें यहाँ की बेटी नहीं समझते? बहन, इसलिए तो सरकार ने 3 तलाक के कानून को निरस्त किया है। उसके लिए आपका, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन 3 तलाक बैन करना पूरा इलाज नहीं है जनाब, अधूरा है। क्योंकि इससे सिर्फ एक मुसलमान लड़की को घर से बेघर होने से तो आप बचा सकते, लेकिन उसका घर टूटने से नहीं बचा सकते जनाब, नहीं बचा सकते। सर, ये हमारा दुर्भाग्य है सर कि आजादी के कालखंड में भी हम गुलामी के दौर के कानून को फॉलो कर रहे हैं। जैसे जैसे समाज विकसित होता गया, हमने हमारे समाज को देखने का दृष्टिकोण ही बदल दिया। आज का आधुनिक समाज नैतिकता, समानता, संवेदनशीलता और निष्पक्षता के पथ पर चल रहा है और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने अपने सारे कुरीतियों को सुधारा है। हमने एक आदर्श देश बनाने के लिए दहेज, जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह और सती प्रथा जैसे अनगिनत पुरानी परंपराओं को तोड़ा है और उन्हें कानूनी जामा पहनाया है। और आज वक्त आ गया है कि हम अपने मुस्लिम बहन बेटियों को इंसाफ दिलाएं। हमारी सरकार राज्य में कॉमन सिविल कोड लागू करने जा रही है। इस ऑर्डिनेंस के पास होते ही हम अपनी मुस्लिम बहनों को 1937 में बनाई गई रूढ़िवादी परंपरा से निजात दिलाने जा रहे हैं। महोदय जी, हमारी सरकार कॉमन सिविल कोड के फेवर में बिल पास करने जा रही है। जो कानून हिंदुओं के लिए है वही कानून अब मुसलमानों के लिए भी होंगे। एक देश एक कानून, चाहे वो क्रिमिनल एक्ट हो या सिविल एक्ट, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो और किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। जैसा कि हमारा संविधान कहता है, जस्टिस फॉर ऑल, इक्वालिटी फॉर ऑल। जनाब, ये हमारे मजहब, शरीयत और कानून के खिलाफ है। इन्हें हमारे मजहब में दखल देने का कोई हक नहीं है। जनाब, मुसलमान 4 शादी कर सकता है, हिंदू नहीं कर सकता। शायद इसीलिए मेरे काबिल दोस्त के पेट में दर्द हो रहा है। आपको किसने रोका है शादी करने से? आप ही कीजिए 4 शादियां। बात सिर्फ कैपेसिटी की है, आप भी बढ़ाइए कैपेसिटी, कर लीजिए 4 शादियां। ये देखिए, ऐसी तो सोच है इनकी, 4 शादियां करने को अपनी मर्दानगी समझते हैं और ये असली मर्दानगी तो एक के साथ शादी करके उसके साथ जिंदगी भर निभाने में है।
पर शायद वफादारी नाम का शब्द डिक्शनरी में नहीं है आपके। वफादारी मत समझाइए हमें, आपसे ज्यादा वफादार हैं हम। आप एक के साथ शादी करके एक को निभाते हैं, हम 4 के साथ शादी करके 4 के साथ वफादारी निभाते हैं। जनाब, ये सरकार हमारे रिलीजियस कल्चर को, रिलीजियस बिलीफ को, रिलीजियस प्रैक्टिस को टारगेट कर रहे हैं। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। अगर 4 शादी करनी है तो पड़ोसी देश से ले जाइए, आपको समझे? जनाब, ये रूलिंग पार्टी हमें बात बात में पड़ोसी मुल्क भेजने पर आवादा क्यों हो जाती है? जरा इनके पीछे रौ लगाकर देखता हूँ, कहीं इन्होंने पड़ोसी मुल्क के टूरिज्म को प्रमोट करने का कॉन्ट्रैक्ट तो साइन नहीं कर लिया? अरे आप तो क्या चीज है, आपकी साथ पुश्ते भी आ जाए ना तो हमें इस मुल्क से जुदा नहीं कर सकते। अरे तुम लोग इंडियन बाय चांस हो और हम इंडियन बाय चॉइस हैं। हमें कब तक अपनी वफादारी का सबूत देते रहना होगा? क्या ये सच नहीं है? जब हिंदुस्तान और पड़ोसी मुल्क में से एक को चुनना था तो हमने हिंदुस्तान को चुना, हम पड़ोसी मुल्क नहीं गए। तो क्यों नहीं गए पड़ोसी देश में? पड़ोसी देश ही चले गए होते। अगर वहीं चले गए होते तो अपने धर्म के मामले की पूर्ति के लिए आपको बिल्कुल संघर्ष नहीं करना पड़ता। महोदय, हम जानते हैं कि हिंदुस्तान का विभाजन केवल विचार के आधार पर हुआ है। जो लोग धर्म के आधार पर जीना चाहते थे वो एक धार्मिक देश बनाकर बाहर चले गए, और जो लोग संविधान के आधार से जीना चाहते थे वो लोग भारत में ही बस गए। महोदय, ये धार्मिक आस्था का वास्ता देकर देश की कानून व्यवस्था में बाधाएं डाल रहे हैं। इन्हें फायदा चाहिए हिंदुस्तान और कायदा चाहिए पड़ोसी देश का। ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? मेरी बात पूरी नहीं हुई है। न गीता से न कुरान से ये देश चलेगा केवल और केवल संविधान से। आप सरहद चले जाइए ना, हम अकेले कैसे रहेंगे? आप मान जाइए, अभी तो शादी हुआ है। चाचा जी साहब, ये सब क्या हो रहा है? अभी अभी गौना हुआ है बहू का, ज्यादा वक्त भी नहीं बिता पाया अपनी मेहरारू के साथ और शहर जा रहा है नौकरी ढूंढने। मान जाइए। चलते हैं बाबूजी, अपनी सेहत का ख्याल रखना। चाचा, अगर ये शहर नहीं जाना चाहता तो इसे क्यों भेज रहे हो? कहाँ बताएं साहब, हमारे पास 15 बीघा जमीन है, लेकिन बिजली की व्यवस्था नहीं होने के कारण हम पानी मोटर से नहीं खींच सकते साहब। इस कारण से खेती बाड़ी नहीं कर सकते साहब। इसलिए हमारे नौजवानों को रोजी रोटी के लिए शहर में पलायन करना पड़ता है। जमीन होने के बावजूद भी कुछ नहीं है साहब हमारे पास। लेकिन सरकार ने तो गांव कस्बों तक बिजली पूरी पहुंचाई है। केवल खंभे लगाए हैं साहब और तार ही जोड़ी है, बिजली कहाँ छोड़ी है साहब? गांव में अगर बिजली आ जाती तो हमारे नौजवान गांव में खेती करते, वो शहर कहे जाते साहब। चाचा, आपकी जो परेशानी है ना, मैं सरकार तक जरूर पहुंचाऊंगा। जी पहुंचाइए साहब। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिलोदा। आज तो लिट्टी चोखा मजा आ जाए। खाना बनाओ। और पचाने में गुप्ता जी। तो बच्चों, कल किस बच्चे का नंबर है? अरे गुरुजी, आज का तो खाना खा लीजिए। अरे ज्यादा बोलेगा क्या देंगे? अरे बुद्धनी के अपनी अम्मा से कल निमोना भात बनवा के लाना, साथ में अब्दुल्ला भी। ये सब क्या चल रहा है? आप कौन है? हम शुक्ला जी हैं, प्रदेश के वरिष्ठ अफसर, निरीक्षण करने के लिए आए। समझे? शायद
तो इस तरह शिक्षा दी जा रही है बच्चों को, है? चलो एक आधा सवाल हम भी करके देख लेते हैं बच्चों से कि आप क्या है। हाँ तो बच्चों, तुम में से कौन बताएगा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? क्या बात है, बच्चों ने हाथ उठाया। बेटा तुम बताओ। विराट कोहली सर। देश का प्रधानमंत्री विराट कोहली, यानी कि दिवाली पे खेली जा रही है होली। मतलब एक बेसिक सा सवाल बच्चों को नहीं पता कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। हाँ तो बच्चों, मैं ये जानना चाह रहा था कि मिड डे मील तो मिलता होगा आपको खाने के लिए। मैं बताऊं सर? हाँ बताओ। सर मास्टर जी कहते हैं कि जैसे गाड़ी बिना तेल की नहीं चलती, वैसे ही गुरु बिना भोजन के नहीं सिखा सकता। इसीलिए हमें हर रोज गुरु जी के लिए स्वादिष्ट पकवान लाने होते हैं। तुम जैसे शिक्षक से वो भिक्षक अच्छा है जो अपना पेट भरने की खातिर कम से कम दर जाकर दरवाजा खटखटाता है, और तुम बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हो, उनके मुंह से निवाला छीन रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। ये बच्चे नहीं है, देश का भविष्य है, और तुम जैसे लोग अपने स्वार्थ के कारण इन बच्चों को भविष्य अंधकार की ओर मोड़ रहे हो। सब मैं नहीं होने दूंगा। सब उमा शंकर जी, सर वो डीजीपी सूर्यवंशी को फोन कीजिए। जी। सर सीएम साहब लाइन पे हैं। हाँ ठीक है जी, सीएम साहब बात करना चाहते हैं। जी मशहूर जी। जय हिंद सूर्यवंशी सर। जय सर। प्रदेश में जितने भी माफिया, गुंडे और असामाजिक तत्व हैं, उनकी पूरी लिस्ट चाहिए हमें इमीडिएट। जी सर। जय सर। अस्सलाम वालेकुम भाई। जय हिंद। मैं बस आपसे थैंक्स बोलने आई हूँ। आज आपकी वजह से मेरी और मेरी जैसी न जाने कितनी औरतों की जिंदगी आबाद हो गई। हमें हमारा हक मिल गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप हमारी इस तरह मदद करेंगे। क्यों ऐसा सोचा? मैं एक मुसलमान हूँ ना भाई, इसलिए। बहन हिंदू या मुसलमान नहीं होती, बहन केवल बहन होती है। शुक्रिया। बेटियां है, वाह। बेटी, बड़ी होकर अपनी माँ जैसे बनना और अन्याय बिल्कुल सहन मत करना। अच्छा बहन। जी भाई, खुदा हाफिज। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। शिफा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, सच में। कैसा रहा आपका अनुभव? सर, इन कुछ दिनों में हमने सपनों को धुंधला और हंसी को ओझल होते हुए देखा है सर। हमने मौत को जीते हुए और जिंदगी को मरते हुए देखा है। देखिए, लीडरशिप जो है ना, वो एयर कंडीशन में बैठ कर तैयार नहीं होती। लीडरशिप तैयार होने के लिए लोगों के बीच जाकर उनके दुख दर्द को समझना पड़ता है, और तब जाके लीडरशिप तैयार होती है। समझे? जी जी। आप लोगों के काम से मैं बहुत खुश हूं। मैं आप दोनों को इस प्रदेश के एडवाइजर के रूप में प्रमोट करना चाहता हूं। जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? जी जी सर। जी, एक बात बताइए, प्रदेश में बिजली कितनी उत्पन्न होती है? प्रदेश को जरूरत है 22,000 मेगावाट बिजली की, लेकिन सिर्फ 12,000 मेगावाट बिजली सप्लाई होती है। इसी कारण अधिकांश गांव जो है बिजली की बिना रह जाते हैं। लेकिन प्रदेश में तो ऐसी भी कुछ जगह है जहाँ 24 घंटे बिजली आती है। सर, उन गांवों में कुछ रसूखदार लोग रहते हैं, इसीलिए। यस, हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि प्रदेश में प्रत्येक गांव में 24 घंटे बिजली हो। अगर बिजली मिलेगी तो सबको मिलेगी, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगी।
लाइट कैसे चली गई? सुलेमान, जी भाईजान। बिजली क्यों चली गई? भाईजान पूरे शहर की लाइट कट हो गई है। लगा बिजली विभाग का जो चेयरमैन, उसको फोन लगा। चेयरमैन है, बिजली कैसे चली गई हमारे हवेली की? तमीज से बात कीजिए। आपकी संस्था नहीं जो अपनी मनमानी चलेगी। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और रही बिजली की बात, तो अब आदत डाल लो। सीएम साहब का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, बिजली मिलेगी तो सबको मिलेगी, वरना किसी को नहीं मिलेगी। एक मिनट भाई, महाराज हमारे घर तक पहुंच गया है। अब उसके हाथ हमारे गिरेबान तक पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा। जनाब, महाराज जब तक सीएम के कुर्सी पर तावीज है तब तक हमारे इस प्रदेश में रहना दुश्वार है। समझदारी इसमें है हम लोग दूसरे राज्य में जाकर खुद को कद करवा लें। कम से कम महाराज के कहने से तो बच जाएंगे। फिजूल की बात मत करो अनिस भाई, ये हमारा पूरा साम्राज्य खौफ के बलबूते खड़ा है। अगर आज हम डर जाएंगे तो कल लोग हमसे डरना बंद कर देंगे। बहुत हो गई कूटनीति, अब होगी छलनीति। सही फरमाया अब्दुल्ला भाईजान, पानी सर से ऊपर चला गया है। वक्त बचाव का नहीं, आक्रमण का है। तो आप लोगों को जो दुरुस्त लगे वो आप कीजिए। मैं चला प्रदेश छोड़कर। खुदा हाफिज। पापा जल्दी करो, मैं अगर टाइम से नहीं पहुंची तो एग्जाम मिस हो जाएगा। बेटा मैं क्या करूं, ट्रैफिक जाम है। आगे अगर ट्रैफिक क्लियर नहीं हुआ तो मेरी फ्लाइट मिस हो जानी है। गाड़ी हटाओ, गाड़ी हटाओ, गाड़ी हटाओ, मुझे जाने दो। गाड़ी हटाओ भाई साहब, मेरा बेटा मर जाएगा भाई साहब, मेरा बेटा जख्मी है भाई साहब, गाड़ी हटवा दीजिए साहब, मेरा बेटा मर जाएगा। एम्बुलेंस में मेरा बेटा है, जरा गाड़ी हटवा दीजिए, गाड़ी हटवा दीजिए, मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए। अरे आप लोग यहाँ से हट जाइए, आप लोग रास्ते से हट जाइए ना, मेरा बेटा मर जाएगा। एम्बुलेंस में मुझे जाने दीजिए ना, जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए भगवान। एक मिनट, गाड़ी रोको। ये सब क्या हो रहा है? सर ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंसी है। गाड़ी नीचे रो। सर 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 प्लीज आप गाड़ी में रहिए सर, हम देखते हैं सर। सर प्लीज सर। नहीं, इतना ट्रैफिक क्यों है? कवर द एरिया फास्ट। अरे ये तो अपने महाराज जी ने। सर प्लीज सर सर आप गाड़ी में बैठिए सर, मैं देखता हूँ सर। सर ये ट्रैफिक क्यों जाम है? यहाँ से जुलूस आ रहा है और यहाँ पे नमाज चल रही है। मेरा बेटा जख्मी है, मेरे बेटे की जान चली जाएगी। जाने दीजिए ना, आपसे माफी है ना, जाने दीजिए ना, मुझे मेरा बेटा बच जाएगा। जाने दीजिए मुझे, बहन जी मुझे रास्ता दीजिए। क्या हुआ? महाराज महाराज मुझे जाने के लिए रास्ता दिलाइए। महाराज महाराज मुझे रास्ता दिलाइए महाराज, मेरा बेटा बच जाएगा। एम्बुलेंस में मेरा बेटा जख्मी पड़ा है। मुन्ना मुन्ना मुन्ना, डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरे बच्चे को? सॉरी अम्मा, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। मेरा बच्चा। क्या हुआ डॉक्टर? सर पिछले 1 घंटे से मौत के साथ बच्चा एम्बुलेंस में लड़ रहा था। काश हम इसे टाइम से हॉस्पिटल पहुंचा पाते। इसकी मौत के लिए जिम्मेदार एक्सीडेंट नहीं बल्कि ट्रैफिक जाम है। सर पिछले 1 घंटे से मौत के साथ बच्चा एम्बुलेंस में लड़ रहा था। काश हम इसे टाइम से हॉस्पिटल पहुंचा पाते।
इसकी मौत के लिए जिम्मेदार एक्सीडेंट नहीं बल्कि ट्रैफिक जाम है। महोदय, कल का दिन मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक रहा। मैं रास्ते से जा रहा था और देखा एम्बुलेंस में एक बच्चा मौत से जूझ रहा और ट्रैफिक के कारण वो एम्बुलेंस 5 से 10 से मस नहीं हो पा रही। अस्पताल पहुंचने से पूर्व ही उस बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया और दुर्भाग्यवश इसका कारण था ट्रैफिक। और महोदय, ट्रैफिक इसलिए था क्योंकि रास्ते के दोनों धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था। एक और हमारे ही हिंदू भाई पौष पूर्णिमा का उत्सव मना रहे थे, तो दूसरी ओर हमारे मुसलमान भाई पूरे रास्ते पर नमाज अदा कर रहे थे। और इसलिए हमारी सरकार ने किसी भी सार्वजनिक स्थल पर धार्मिक या निजी कार्यक्रमों पर पाबंदी लाने का निर्णय ले लिया है। देखिए, हमारी सरकार या मैं या हमारी पार्टी कोई भी किसी भी धार्मिक मान्यता के खिलाफ नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आम जनमानस को होने वाली दिनचर्या की तकलीफों से निजात दिलाना है। और इसलिए प्रशासन रास्ते पर किसी को भी नमाज अदा करने नहीं देगी और न ही जुलूस निकालने देगी और न ही किसी को पंडाल मानने देगी। और हाँ, लाउड स्पीकर पर आजान या फिर आरती भी करने नहीं देगी। सर, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ ये ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी बरसों से चली आ रही परंपराओं को खत्म करते। ये बच्चा यदि आपके घर से होता तब भी हम ऐसा ही कहते, ये एक छोटा मोटा हादसा है। सर, ये मौका जज्बाती होने का नहीं है। यहाँ हर फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। सीएम साहब शायद भूल गए हैं कि हम एक आजाद मुल्क के बाशिंदे हैं और हमारा संविधान हमारे रिलीजन को प्रैक्टिस करने की पूरी आजादी देता है। यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कब से। देखिए, हमारी आजादी उसी वक्त खत्म हो जाती है जब हम दूसरों की आजादी में खलल पहुंचाते हैं। आपको आपकी धार्मिक मान्यताओं की पूर्ति के लिए कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन इतना भी याद रहना चाहिए कि हम जब हमारा धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो किसी को तकलीफ न पहुंचे, इस मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, और एक बात, बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की कदर न एक इंच इधर न एक इंच उधर। एक बात शांत हो जाइए, आप सबकी समस्याएं सुनी जाएंगी। सर, ये सारे चंडोक गांव के दलित हैं, आपसे फरियाद करने आए हैं। ठीक है, बताइए। प्रणाम महाराज। प्रणाम, क्या समस्या है आपकी? हमारे गांव वालों की जमीन विधायक महोदय ने हड़प ली है। कौन से विधायक? रामधीर तिवारी ने महाराज। रामधीर साहब, वो वहाँ पे बियर की फैक्ट्री लगा रहा है और हमें कह रहा है तुम सबको वहाँ पे काम पे लगा देंगे। हमको काम नहीं चाहिए, हमको हमारी जमीन चाहिए। ठीक सर, ये रामधीर तिवारी ने वहाँ जोर जबरदस्ती से बियर फैक्ट्री लगवाई है। पिछले सरकार में भी इन लोगों ने कंप्लेंट की थी, पर रामधीर तो उसी सरकार का आदमी था, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके खिलाफ। साहब, हम अनपढ़ हैं लेकिन मूर्ख नहीं, हमें अपनी जमीन चाहिए। उमाशंकर सर, प्रदेश के सारे कलेक्टरों को मीटिंग के लिए बुलवाइए। सर, आज से हम प्रदेश में भू माफिया टास्क फोर्स का गठन कर रहे हैं। इस टास्क फोर्स की जिम्मेदारी रहेगी जितनी भी जमीनें ये भू माफिया लोगों ने छल और बल से कब्जा की हुई है, चाहे वो जमीन सरकारी हो या निजी जमीन, उन जमीनों को आइडेंटिफाई करना और सरकार की संज्ञान देना। और एक बात, ये अवैध रूप से कब्जा की हुई जमीनों पर जितना भी अवैध कंस्ट्रक्शन है, वो सारा का सारा कंस्ट्रक्शन ध्वस्त कर दिया जाए तुरंत। ठीक है सर, सारे भू माफियाओं को हम लोग लीगल नोटिस भिजवाएंगे। वो लीगल नोटिस दूसरे राज्यों में भेजते होंगे।
हमारे प्रदेश में पहले न्याय प्रक्रिया होगी, औपचारिकता बाद में देखी जाएगी। नो डिस्कशन, ओनली एक्शन। किस प्रकार का एक्शन सर? ये जितने भी भूमाफियाओं ने अवैध रूप से कब्जा की हुई जमीनों पर अवैध कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, वो सारा का सारा ध्वस्त कर दीजिए एक ही दिन में। बट सर, एक दिन में स्ट्रक्चर डेमोलिश करना कैसे पॉसिबल है? बुलडोजर। अंदर कैसे घुसा तुम लोग? यही रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। जानते नहीं कि हम कौन है? अब अगर 1 इंच भी बुलडोजर अंदर आया तो तुम्हारी खाल उधड़ के रख दूंगा। चलो भागो यहाँ से। विधायक जी, हम अपना काम शांति से कर रहे हैं, हमें करने दीजिए। अगर आप खून खराबा करना चाहते हैं तो हमारी फोर्स भी तैयार है। अभी बताते हैं। एक और सर। यस सर, रामपुर जी लाइन पर है। करेक्ट। हेलो, बोलिए, उमाशंकर बोल रहा हूँ। हाँ उमाशंकर भैया, नमस्कार। यहाँ कुछ पुलिस वाले आ गए बुलडोजर लेके हमारा फैक्ट्री तोड़ने के लिए। अब क्या महाराज जी ऐसा करेंगे हमारे साथ? सीएम साहब बगल में ही है, कहते तो बात करा दूं। हाँ कराइए ना, कराइए बात। होल्ड कीजिए सर, वो बियर फैक्ट्री वाले विधायक तिवारी जी का फोन है, दीजिए। हाँ बोलिए विधायक जी। प्रणाम महाराज जी। हाँ। कैसे हैं आप? एक निवेदन था महाराज जी आपसे। फैक्ट्री लगा रहे थे, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। गांव वालों को डरा धमका कर उनकी जमीन कब्जा करके करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था तुम्हें। यही गाँव वाले? अरे महाराज जी, ये सब तो अनपढ़ गवार है, उनका छाप लोग हैं। अरे इनके बारे में क्या सोचना महाराज जी? हाँ, लेकिन अगर आप चाहें तो हम आपके बारे में बहुत कुछ सोच सकते हैं। देखिए, हम आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। पार्टी को फंड की जरूरत पड़ती ही रहती है, और आप बोले तो आपके पर्सनल अकाउंट में ही ट्रांसफर करवा देते हैं। इंचार्ज को दीजिए। बिल्कुल महाराज। इंस्पेक्टर इधर आओ, हेलो, बात करो। जय हिंद सर। इंस्पेक्टर साहब, ये विधायक जी को कहीं जाना है, बहुत जल्दी में है। डिमोलिशन बहुत फास्ट कर दीजिए, एक भी ईंट बचनी नहीं चाहिए, सब कुछ मिट्टी में मिला दीजिए तुरंत। ठीक है सर, आपको अभी फ्री कर देते हैं। चला बुलडोजर। अरे क्या कर रहे हो? रुको इधर, रुको इधर। अरे बोलो ना, रुको। अरे रुको इधर, हाँ, रुको, रुको। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डीजीपी साहब, हमारे प्रदेश में ये दंगा फसाद बिल्कुल नहीं चलेगा। सारे दंगाइयों को पकड़ने के लिए पूरी की पूरी पुलिस फोर्स लगा दीजिए, सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालिए और एक एक दंगाई को पकड़ लीजिए। और एक बात, जितनी भी निजी संपत्ति हो या सरकारी संपत्ति, उन सारी संपत्तियों की नुकसान भरपाई एक एक दंगाई करेगा, और जो दंगाई ये नुकसान की भरपाई नहीं करेगा उसकी संपत्ति पे बुलडोजर चला दीजिए।
प्रदेश में दंगा मचा हुआ है, बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। सीएम ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। प्रशासन के द्वारा दंगाइयों को शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे के द्वारा दंगाइयों की शनाख्त की जा रही है और उनकी तस्वीरें शहर की गली कूचों में लगाई जा रही है। दंगा करवाने भेजा था या फोटो खिंचवाने? 1 हफ्ते के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। चलो निकले यहाँ से। ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी पता चला दंगाइयों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अब्दुल्ला, शादाब और खुर्शीद तीनों ही दंगों के पीछे के असली मास्टरमाइंड है। पुलिस किसी भी वक्त उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। जय हिंद सर। अब्दुल्ला, शादाब और खुर्शीद के खिलाफ हमारे पास पुख्ता एविडेंस है। अरेस्ट सर। यस सर। हेलो भाईजान, आप तक खबर पहुंच चुकी होगी। हमारे अरेस्ट वारंट निकले। इससे पहले कि पुलिस हमारे घर तक पहुंच जाए, आप कुछ कीजिए। दंगा करवाने से पहले क्या आपने हमसे राय मशवरा किया था? और आप तो जानते हैं कि गुंडों और दंगाइयों के साथ में हम खड़े नहीं होते हैं। अब किया है तो भुगतिए। नेताजी, ये मत भूलिए कि आज भी सारे अल्पसंख्यक वोट हमारे साथ है। कुछ वोट कम हो जाए तो हो जाए, पर पार्टी की छवि खराब नहीं होनी चाहिए। आपको, शादाब को और खुर्शीद को हम पार्टी से निष्कासित करते हैं। तुम लोग इधर जाओ, तुम लोग उधर चलो। चलिए। चलिए। उसे गाड़ी तेज चला। भाई ज्यादा आगे का क्या? बॉर्डर क्रॉस हो जाने दो, फिर नेपाल पहुंचकर आगे की रणनीति तय करते हैं। ब्रेक क्यों? भाईजान, आगे तो पुलिस की नाकाबंदी लगी। रिवर्स लो, रिवर्स लो, रिवर्स लो। ये क्या हुआ? लगता है टायर में गोली लगी है। चलिए भागते। भागो भागो। छोड़ना नहीं पुलिस वाली को, इसी ने हमारे सलमान को नपुंसक बनाया। मारा उसको। तेरी तो
जाएंगे इंस्पेक्टर। चलो। आज मैं आप लोगों के सामने अपनी पत्नी सुजाता के शोक सभा में नहीं आया, बल्कि दबंग पुलिस ऑफिसर सुजाता मेनन की बहादुरी, उसका साहस और अपने कर्तव्य के प्रति उसकी जो निष्ठा, उसके बारे में कुछ कहने आया। सुजाता के लिए देश सबसे पहले था। राज्य के किसी भी क्षेत्र में अगर इस तरह के पुलिस ऑफिसर तैनात होते तो मजाल है कि जुर्म जरा सा भी अपना सर ऊपर कर पाएगा। मैं हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश से गुंडागर्दी को खत्म करके ये जो है प्रदेश में राम राज्य लेकर आए। धन्यवाद।